नमस्कार। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7वीं हमारा आज का पाठ रहेगा एवरेस्ट की चुनौती का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार एवरेस्ट विश्व की सर्वश्रेष्ठ चोटी कहलाई और किस कारण इसका नाम एवरेस्ट पड़ा। साथ ही साथ अनेक पर्वतारोहियों ने वहाँ पे जाने का प्रयास किया, उस पर्वत पे पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और अंत में 1953 में शेरपा तेनसिंग और एडमिन हिलेरी ने वहां पहुंचकर एक अदम्य साहस का परिचय दिया। और इस पाठ में भी बहुगुणा और लेखक और उनके एक साथी इस पर्वत पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। रास्ते में उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें चट्टानें, बर्फ, फिसलन भरा रास्ता और कुछ साथी उनके बीमार भी हो गए थे, जिस कारण उन्होंने उनका साथ छोड़ना पड़ा। आज हम इसी पाठ को आगे ले चलेंगे। शुरू करते हैं। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलेरी की चिमनी की थी, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा थी। अगली जो बाधा थी उनके सामने थी हिलेरी की चिमनी। एक जगह थी लगभग 10 मीटर तक सीध में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों पर तक पहुंचे। यहां से एक संकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। दक्षिण की ओर बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ना था। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर ना जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहे। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो नीचे से ढीली थी। कई बार हमें कुदरत एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता कूदकर, क्योंकि उस जगह फिसलन बहुत जगह थी और कई जगह इतनी गहरी खाइयां थी, अगर उसमें गिर जाते तो जान से हाथ गंवानी पड़ती। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नजर डालते ही हम थर्रा उठते। नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरे गार थे। गार अर्थात गड्ढे थे जिससे निकलना नामुमकिन था। अब हम हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है, जो चट्टान और बर्फ के ढेर के नीचे 13 मीटर ऊंची खड़ी है। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं थी और बहुत ज्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कोशिश की हाथ रखने की जरा भी जगह पा जाऊं, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। बाईं ओर और भी ढलवां चट्टानें थी जिन्हें पार करना असंभव था। क्रूडोर्जी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, वह बार बार फिसलता ही रहा। तब उसने चट्टान में बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। इसमें चढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसे बर्फ में छेद किया जाता है और बर्फ में पकड़ बनाई जाती है। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूते की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह ऊपर चढ़ जाता। रावत उसे सहारा दिए था। क्रूरदोर्जी तनिक सा भी फिसलता तो हम दोनों नीचे आ रहे थे, क्योंकि तीनों एक ही रस्से में बंधे हुए थे। आखिरकार क्रूरदोर्जी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसके बाद मुझे क्रूरदोर्जी ने ऊपर खींच लिया। यहां भी बड़ी बड़ी चट्टानें थी और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगी। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 30 मिनट लगे होंगे। अब हम बर्फ के एक चबूतरे पर थे और वहां हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके। यहाँ के आगे ढलान कुछ कम होती गई और पहले की तरह बाईं ओर चट्टान और दाईं ओर बर्फ थी। पहाड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके
हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने को ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना मुश्किल से भी अधिक मुश्किल हो गया था। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती, क्योंकि ऊंचाई में, बहुत ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी? अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा, हमें कब तक चढ़ते रहना पड़ेगा। स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन भीतर कहीं से यह भी आवाज उठ रही थी कि हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी ही है। यानी कि उनके दिल में हिम्मत और साहस का जज्बा था। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा। अब केवल 15 मीटर की ही उनकी शेष चढ़ाई रहेगी, लेकिन ढाल खत्म होने में नहीं आ रही थी। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत नहीं होगा। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ के ढेर नहीं थे, इसमें जरा ही ऊपर एक छोटी सी घुमावदार मेहराब सी थी और यही एवरेस्ट का शिखर था। मेहराब होता है दरवाजे के ऊपर का जो बना हुआ अर्ध गोलाकार भाग जैसा होता है ना, उसे कहते हैं मेहराब सी। हम चोटी पर पहुंच गए थे। पर्स पर बाहें डालकर हम 2-1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग पर पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़े से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। उनके मुंह, चेहरे बिल्कुल ढके हुए थे और ऑक्सीजन सिलेंडरों के माध्यम से वो ले रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे को देखते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से थपथपाई। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ झंडा, तिरंगा झंडा, हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर उन दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। जो 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 भी अभी तक उस चोटी पर पहुंचा था, जैसे आपने शेरपा तानसेन और एडमिन हिलेरी, तो उन्होंने अपने देश के झंडे वहां गाड़ रखे थे, तो तिरंगा भी उसमें एक था। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नजर गाड़ी। हमने उत्तर की ओर तिब्बत पठार पर एक नजर डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांगबोचे मठ दिखाई दिया। यहां से जो एक जगह दिख रही थी जहां बहुत चमक रहा था, उस जगह का नाम था, उस मठ था, वो बौद्ध मठ था, थ्यांगबोचे। यह दृश्य अविस्मरणीय था, यानी जिसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता, ऐसा दृश्य उन्होंने देखा। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उसमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। मेरा रोम रोम यो कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त होगी। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक और माला जपी होंगी और उसकी माला रखी। क्रूर द्रोजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा। दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्किट, मिठाइयां आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फोटो खींचने शुरू कर दिए। मूवी कैमरा निकाला तो पता चला कि वह भी काम ही नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फोटो खींचे। इसमें सबसे प्रमुख फोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। मैंने उत्तर पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते में 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें
यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा वक़्त गुज़र चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊँचाई है, उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी कोई ऊँचाई चढ़ने को नहीं रह गई है। इस प्रकार उन्होंने एवरेस्ट शिखर को जो चढ़ाई थी, वो पूरी की और एवरेस्ट पे पहुँचने में अपना नाम दर्ज करवाया। आपको एक अहम बात बताई जाए जो एवरेस्ट शिखर है और एवरेस्ट शिखर भी एक हिमालय का ही हिस्सा है। हिमालय जो पर्वत है, उसी का सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट शिखर की है। जो हिमालय पर्वत है, वहाँ बहुत पहले सागर हुआ करता था। उस सागर का नाम था टेथिस सागर और धीरे-धीरे प्रकृति के परिवर्तन के चलते-चलते वो जगह इस कदर भर गई कि उसने पहाड़ का रूप धारण कर लिया और विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिखर जो उभर कर सामने आया, वो एवरेस्ट, वो भी उसी हिमालय का हिस्सा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।